दोस्तों, एक घूसखोर इंस्पेक्टर एक आदमी को पकड़कर थाने पर लाता है और कहता है कि तेरे ऊपर 3 चार्ज लगा हुआ है। एक तो तू दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, और दूसरा तू एक मजदूर का एक्सीडेंट किया है, और तीसरा अगर वो मजदूर मर जाएगा तो तेरे को बहुत लंबी सजा हो जाएगी, और इसमें अस्पताल का खर्चा है, वकील का खर्चा है, जज साहब का खर्चा है, बहुत सारा खर्चा जुड़वाता है। और कहता है कि कल कुल मिलाकर 50 लाख रुपए का खर्च आएगा और मीडिया में तेरा नाम अलग फैलेगा, जो तेरे साथ परेशानी होगी वो अलग होगा। क्या बोलना चाहता है बता, मैं तेरे नाम का FIR दर्ज कर लूं या फिर कोई सेटलमेंट करना चाहता है? तब दोस्तों वो व्यक्ति कहता है कि साहब देख लीजिए, सेटलमेंट नहीं हो सकता है। तब दोस्तों काफ़ी देर बातचीत होती है और 25 लाख रुपए में मामला सेट हो जाता है। अब दोस्तों इंस्पेक्टर थाने से बाहर निकलता है और जिसके घर का सदस्य का एक्सीडेंट हुआ था उसको लाठी डंडे से और लात घुसे से मारने लगता है। दोस्तों इंस्पेक्टर कहता है कि भूखे नंगे लोग, तुम लोग जानबूझकर अमीरों की गाड़ी के नीचे टकराते हो ताकि तुम लोग को अच्छा खासा मुआवजा मिल सके, और थाने पर आकर हंगामा करते हो। दोस्तों वो बेचारे गरीब लोग ना दोनों हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखकर उनसे भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारे साथ इंसाफ कब करोगे। भगवान से रो रो कर वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि क्या इस दुनिया में हमें इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। तभी दोस्तों सायरन बजते हुए कि गाड़ी वहां पर आती है और उस गाड़ी से उतरते हैं ACP शिंदे साहब। दोस्तों ACP शिंदे साहब को देखते ही जो इंस्पेक्टर था कालीचरण, उसकी हवा टाइट हो जाती है। दोस्तों उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब मन ही मन सोचने लगते हैं कि ACP शिंदे साहब तो 2 साल पहले ही मर चुके थे, लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं। दोस्तों आखिर क्या राज था ACP शिंदे साहब का, और कैसे वो अपने आप को मृत्यु साबित करके गरीब लोगों को इंसाफ दिलाते थे और गुनहगार को सजा दिलाते थे। दोस्तों ये बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी से। दोस्तों वहाँ पर एक IPS की ट्रेनिंग हो रही थी और उसी ट्रेनिंग के दौरान विक्रम शिंदे साहब भी ट्रेनिंग दे रहे थे। दोस्तों विक्रम शिंदे साहब बहुत बहादुर थे, बहुत ईमानदार थे, और विक्रम साहब का जब ट्रेनिंग समाप्त होता है ना तो उनको महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टेशन में एक ACP के तौर पर तैनात कर दिया जाता है। दोस्तों उस समय शिंदे साहब नौजवान थे, शरीर से तगड़े थे और बिल्कुल जोश में थे, नए नए जोश में थे, और गरीबों को न्याय दिलाना वो शुरू कर देते हैं। दोस्तों कहीं भी क्राइम होता था तो तुरंत वहां पर जाते थे और मुजरिम को पकड़कर तुरंत उसको वहीं पर सजा देते थे। और दोस्तों ऐसे ही एक बार की बात है, एक बहुत बड़े नेता के बेटे के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था, तो ACP शिंदे साहब उसके घर पर जाकर उसको पकड़कर थाने पर लेकर आए थे और उसकी खूब पिटाई किए थे, उसकी खूब धुलाई किए थे। तो दोस्तों जो नेता के लोग थे, जो नेता के चमचे थे, वो लोग थाने पर आकर शिंदे साहब को धमकी देने लगे थे, उनको जान से मारने के लिए बोलने लगे थे। तो दोस्तों शिंदे साहब नेता के बेटे को इतना ज़्यादा मारे थे उस समय ना कि सभी लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए थे। अब दोस्तों जो नेता था ना, जो उस बेटे के पिताजी थे, नेता थे, वो DGP को फ़ोन करता है और अपने बेटे को बचाने की सिफारिश करने लगता है। तो दोस्तों DGP साहब ACP शिंदे साहब को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई छोड़ दो, नेता का लड़का है, बड़े आदमी लोग हैं, तुम्हारे पर बहुत कार्रवाई हो सकती है, तुमको निलंबित भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ACP शिंदे साहब DGP साहब की बात को नहीं सुनते हैं और अपने फैसले पर अमल रहते हैं। अब दोस्तों वो नेता जब चारों तरफ से अपना सोर्स पानी लगाकर देख लेता है और शिंदे साहब किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो दोस्तों नेता जो है ना वो खुद चलकर थाने पर आता है और ACP शिंदे साहब को और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे बच्चे को, सबको जान से मार दूंगा। तब दोस्तों ACP शिंदे साहब कहते हैं कि तुमको जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लेना, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। ये किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद किया, उसके साथ बलात्कार किया है, तो मैं इसकी भी जिंदगी बर्बाद करूंगा। दोस्तों उसी थाने में एक रमेश नाम का कांस्टेबल था जो कि ACP साहब के साथ बहुत करीबी था, उनको बहुत लाइक करता था, क्योंकि उनके काम करने के तरीके से, गरीबों की मदद करने के तरीके से वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था। और दोस्तों इसीलिए शिंदे साहब को बहुत ज़्यादा मानता था और हमेशा उनके साथ गाड़ी में आता जाता रहता था, क्योंकि दोस्तों वो भी एक ईमानदार पुलिस वाला कांस्टेबल था। तभी दोस्तों ACP शिंदे साहब के मोबाइल पर एक फ़ोन आ जाता है और उस फ़ोन को सुनकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाते हैं, उनकी पूरी दुनिया चुटकी में उजड़ जाती है। दोस्तों जब फ़ोन आता है तो उधर से एक व्यक्ति कहता है कि साहब आपके माता पिता को, आपके बीवी बच्चों को कोई गोली मार दिया
है, हमको लग रहा है कि शायद कोई हत्या करके चला गया है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर ना जो शिंदे साहब थे, एसीपी साहब, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपनी सरकारी गाड़ी निकालते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों एसीपी शिंदे साहब जब अपने घर पहुंचते हैं ना, तो वो देखते हैं कि उनके बीबी, उनके बच्चे, उनके माता पिता चारों तरफ मरे हुए हालत में बिखरे पड़े हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको मार कर कोई वहां से चला गया है। दोस्तों शिंदे साहब को समझने में देर नहीं लगती है कि उनके परिवार के लोगों को कौन मार सकता है। लेकिन दोस्तों शिंदे साहब जैसे ही उनको फोन आया था और वो थाने से बाहर निकले थे, तभी दोस्तों वहां पर नेता आ गया था और नेता आकर सब इंस्पेक्टर कालीचरण के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां पीने लगा था, सिगरेट वगैरह पीने लगा था। दोस्तों नेता सब इंस्पेक्टर से कहता है कालीचरण से कि एसपी के परिवार वाले तो अब चले गए, अब बैठ के ठन ठन गोपाल करेगा और अब उसकी गाड़ी में मैं बम भी लगा दिया हूं, वो भी कुछ देर में यहां से 9 2 11 हो जाएगा, इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अब दोस्तों जो रमेश कांस्टेबल था ना, वो भी वहीं पर खड़ा था और ये सारी बातें वो सुन लेता है, तो तुरंत थाने से बाहर जाता है और एसीपी साहब को फोन करके पूरी घटना के बारे में बताता है कि आपके घर वाले को नेता ही मरवाया है और आपकी गाड़ी में नेता बम भी लगवाया है, जल्दी से उस गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग जाइए। अब दोस्तों एसीपी साहब सोचने लगते हैं ना कि ये लोग सभी लोग मिलकर मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे ये लोग छोड़ेंगे नहीं, इसलिए दोस्तों वो सोचते हैं कि मुझे मरना ही पड़ेगा। दोस्तों एसपी साहब अपनी सरकारी गाड़ी को एक पहाड़ी के खाई में लगा देते हैं और वहां से वो गायब हो जाते हैं। अब दोस्तों एसीपी साहब एक ऐसी प्लानिंग करते हैं, एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें एक एक करके जो भी अपराधी उनके माता पिता को, उनकी बीवी को, बच्चों को मारे थे, वो सभी अपराधी एक एक करके फंसते चले जाते हैं। दोस्तों उनकी सरकारी गाड़ी में बम ब्लास्ट हो जाता है तो हर जगह न्यूज मीडिया में यही चलने लगता है कि शिंदे साहब शहीद हो गए हैं और उनकी गाड़ी में बम लगा था, बम के साथ साथ वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, वो भी ब्लास्ट हो गए हैं। इस तरीके की बात न्यूज में लगातार चलने लगती हैं, फैलने लगती हैं। दोस्तों जो अपराधी लोग थे ना, वो लोग इस खबर से तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जो ईमानदार पुलिस वाले थे, जो ईमानदार लोग थे, वो लोग इस खबर को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक ईमानदार पुलिस वाला इस दुनिया से चला गया, वो शहीद हो गया है। अब दोस्तों यहाँ से विक्रम शिंदे साहब के गुमनामी का सफर शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उनका वफादार जो मित्र कांस्टेबल रमेश था, वो थाने से हर छोटी बड़ी जानकारी विक्रम शिंदे साहब को फोन करके बताता था। तभी दोस्तों एक दिन एक बिल्डर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डर लोग होते हैं, वो थाने पर जाता है और सब इंस्पेक्टर कालीचरण से कहता है कि जहां पर हमारा मल्टी कॉम्प्लेक्स बन रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां पर बिल्डिंग गिर गया है और 10 मजदूर गिरकर मर गए हैं। इस केस को यहीं पर रफा दफा करो, मैं तुमको 50,000 रुपये भिजवा दूंगा। लेकिन ये बात सोशल मीडिया के द्वारा खबर में नहीं आनी चाहिए और मीडिया को, न्यूज मीडिया को पता नहीं चलनी चाहिए। अब दोस्तों इस तरीके से जो बिल्डर है ना, वहां से जहां बिल्डिंग बन रही थी, जहां पर मजदूरों का मौत हुई थी, वहां पर पहुंच जाता है तो देखता है कि सभी मजदूर इकट्ठा होकर हड़ताल किए थे। तभी दोस्तों बिल्डर ठेकेदार को बुलाता है और कहता है कि ये सभी मजदूर पैसे के भूखे होते हैं, इनके मुंह पर पैसा फेंको और उनके बॉडी को जल्दी से जल्दी दफना दो, इस मामले को यहीं पर रफा दफा करो। दोस्तों वो कहता है ना कि ये मजदूर लोग कीड़े मकोड़े होते हैं और मरने के लिए ही तो ये लोग पैदा होते हैं, इनको कुछ पैसे का लालच दो और मामला रफा दफा करो। अब दोस्तों जो बिल्डर था ना, वो ठेकेदार को 10 लाख रुपए का रकम देता है और कहता है कि ये पैसा इन सब में बांट दो और जल्दी से इनके बॉडी को दफनाओ। तो जो ठेकेदार है वो मजदूरों को थोड़ा थोड़ा पैसा करके बांट देता है और जो पैसा बचता है वो पैसा अपने पास रख लेता है और दोस्तों फिर से वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। तभी दोस्तों रमेश कांस्टेबल, जो एसीपी शिंदे साहब का मित्र था, उनका जाबाज कांस्टेबल था, जो कि ईमानदार पुलिस वाला था, वो थाने से ये सारी जानकारी विक्रम शिंदे साहब को बता देता है। तो विक्रम शिंदे साहब रात के 12 बजे के आसपास उस कंस्ट्रक्शन लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और ठेकेदार को मारकर वहीं पर लटका देते हैं। और दोस्तों उसी के एक चमचे से बिल्डर को फोन करवाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ठेकेदार की मौत हो गई है, उसकी बॉडी यहाँ बिल्डिंग से लटक रही है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो दोस्तों जो बिल्डर था ना, जो पैसा लगा रहा था बिल्डिंग को बनवाने के लिए, जो मालिक था, वो जल्दीबाजी में भागते हुए उस कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है तो देखता है कि ठेकेदार बिल्डिंग से लटका हुआ है और बगल में एसीपी विक्रम शिंदे साहब बैठकर अपने चाय वगैरह, सिगरेट वगैरह पी रहे हैं। दोस्तों वो बिल्डर जब शिंदे साहब को अपनी आंखों से देखता है ना, तो उसकी नानी मर जाती हैं और भूत भूत कहकर वो चिल्ला चिल्लाकर भागने लगता है। क्योंकि दोस्तों इस बिल्डर की और इस नेता की जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, जितने भी वो इस इंस्पेक्टर था थाने का कालीचरण, ये सभी लोग मिलकर एसीपी शिंदे साहब के परिवार वालों को मारे थे। और दोस्तों एसीपी शिंदे साहब छुपकर अपने आप को मृत घोषित साबित करके इन सभी लोगों से बदला ले रहे थे। दोस्तों आगे इस कहानी में बहुत कुछ होता है, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जो विक्रम शिंदे साहब थे ना, जब वो बिल्डर वहां से भागने लगता है तो अपने पॉकेट से पिस्टल निकालते हैं
और दोस्तों उसको भी वहीं पर गोली मार के उसको भी उसी बिल्डिंग से लटका कर वहीं पर चले जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब दोस्तों अगले दिन जब लोग वहां पर जाते हैं, उन लोग को ये नज़ारा दिखाई देता है कि 2 लोग की बॉडी वहां बिल्डिंग से लटकी हुई है। तो दोस्तों न्यूज़ मीडिया में हर जगह ये बात चलने लगती है कि आखिर हत्यारा कौन है और कौन इस तरीके से लोगों को मार रहा है और कौन है जो इतने बड़े बड़े बिल्डरों का सफाया कर रहा है। तो दोस्तों आम जनता में से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ बिल्डर मर गया, बहुत घूस लेता था, बहुत जमीन हड़पा था, लोगों के साथ अन्याय किया था। तभी दोस्तों होता क्या है ना कि जैसे ही ये मामले को 4-5 दिन गुजरता है, तभी दोस्तों 8-10 मजदूर लोग क्या कर रहे थे ना कि वो काम करके और हाईवे से होते हुए जा रहे थे और एक अमीर बाप का लड़का अपनी लग्जरी गाड़ी से तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी दोस्तों वो गाड़ी जो है ना एक मजदूर से जाकर टकरा जाती है और दोस्तों वो लड़का बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब दोस्तों आनंद फानंद में सभी लोग उस लड़के को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाते हैं। वहां पर पुलिस भी आती है और जब पुलिस आती है तो वही घुसखोर पुलिस कालीचरण वहां पर आता है और उस लड़के को जो लग्जरी गाड़ी चला रहा था उसको गिरफ्तार करके अपने थाने पर लेकर आता है। अब दोस्तों इंस्पेक्टर कालीचरण उस अमीर लड़के से पूछता है, समझाता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करूंगा तो तुम्हारे ऊपर लंबी सजा हो जाएगी, कम से कम 10-12 साल तो कहीं नहीं गया है, इतना दिन तुमको जेल में रहना पड़ेगा, ऊपर से तुम्हारे माँ बाप को केस भी लड़ना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का खर्च भी देना पड़ेगा, वकील का खर्च देना पड़ेगा, जज साहब का खर्च देना पड़ेगा, और तो और जिस गरीब का तुम एक्सीडेंट किए हो अगर वो मर जाएगा तो उसको मुआवजा भी देना पड़ेगा, और जब तक वो अस्पताल में जीवित है उसका इलाज हो रहा है तब तक अस्पताल का खर्चा भी देना पड़ेगा। कुल मिलाकर लगभग 50,000 रुपए का खर्च आएगा। तुम बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारे नाम पर FIR दर्ज कर दूं या फिर तुम सेटल करना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो। तब दोस्तों वो लड़का हाथ जोड़कर कहता है कि साहब मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, और 25 लाख में ये मामला सेटल करिए और ये यहीं पर ये सब रफा दफा करिए। अब दोस्तों 25 लाख में सारा मामला सेट हो जाता है तो इंस्पेक्टर कालीचरण रमेश कांस्टेबल को बुलाता है और कहता है कि नेता के बेटे को भाई साहब ये साहब को चाय पिलाओ क्योंकि भाई डील डन हो गई है, 25 लाख रुपया मिलने वाला है। तो दोस्तों रमेश कांस्टेबल बाहर जाता है, चाय लेकर आता है और नेता के बेटे को बैठाकर चाय पिलाता है। उधर दोस्तों थाने के बाहर जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसके परिजन लोग, उसके माता पिता लोग थाने के बाहर बहुत हंगामा खड़ा कर दिए थे और शोर शराबा कर रहे थे। तो कालीचरण इंस्पेक्टर अपने केबिन से निकलता है और डंडा उठाकर उन गरीब लोगों को पीटने लगता है। दोस्तों बहुत ज्यादा उन लोगों को मारने लगता है और कहता है कि तुम साले गरीब लोग कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो और जानबूझकर अमीरों की गाड़ी के नीचे आकर खुद दब जाते हो ताकि तुमको मोटी रकम मिल जाए और अच्छा खासा मुआवजा मिल जाए और तुम लोग की जिंदगी आराम से गुजर जाए। साले तुम लोग यहाँ से भाग जाओ नहीं तो अभी तुम लोग को गिरफ्तार करके झूठी केस में डाल के जेल के अंदर डाल दूंगा और सजा कटवा दूंगा। दोस्तों वो गरीब मजदूर लोग ना हाथ जोड़कर रोने लगते हैं और भगवान से विनती करने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ आप इंसाफ कब करोगे। ये सब रो रो कर भगवान से गुहार लगाने लगते हैं। तभी दोस्तों वहां पर सायरन बजते हुए गाड़ी थाने के अंदर आती है और उस गाड़ी से कोई और नहीं उतरता है बल्कि उस गाड़ी से ACP विक्रम सिंधे साहब उतरते हैं जो गरीब लोगों को इंसाफ दिलाते थे। दोस्तों सिंधे साहब देखते हैं कि कांस्टेबल रमेश वहां पर सामने खड़ा है और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है क्योंकि दोस्तों कांस्टेबल रमेश इकलौता ऐसा कांस्टेबल था जो ACP सिंधे साहब से बहुत खुश रहता था। दोस्तों जब सिंधे साहब कालीचरण के ऑफिस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं तो कालीचरण सिंधे साहब को जब अपनी आंखों के सामने देखता है ना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों वो एकदम से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। दोस्तों इंस्पेक्टर कालीचरण सोचने लगता है कि ACP विक्रम सिंधे साहब तो 2 साल पहले ही मर चुके थे और हम ही लोग मिलकर इनको मारे थे, लेकिन वो अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं। तभी दोस्तों ACP सिंधे साहब रमेश से कहता है कि रमेश भाई एक कप चाय लाना, मैं पीना चाहता हूं। तो दोस्तों रमेश तुरंत बाहर जाता है और चाय लेकर आता है और सिंधे साहब को चाय लेकर दे देता है। तब दोस्तों सिंधे साहब रमेश से पूछते हैं कांस्टेबल से कि रमेश भाई यहाँ पर मामला क्या है। तब रमेश बताता है कि सर ये अमीर बाप का लड़का है, मजदूर के लड़के का एक्सीडेंट कर दिया है और वो अभी अस्पताल में भर्ती है, पता नहीं बचने की हालत में वो नहीं लग रहा है। तब दोस्तों सिंधे साहब कहते हैं कि अभी तक इसको लॉकअप में क्यों नहीं डाला गया है, इसको बाहर क्यों बैठाया गया है। तब दोस्तों रमेश कहता है कि सर अभी तो यहाँ पर सेटलमेंट हो गया है, 25 लाख में सब कुछ तय हो गया है। तब दोस्तों विक्रम सिंधे साहब रमेश को कहते हैं कि एक काम करो, तुम उस लड़के को मेरे पास बुलाओ। और जब रमेश सिंधे साहब के पास उस लड़के को लेकर आता है, नेता के बेटे को, तो सिंधे साहब उससे कहते हैं कि बेटा जो तुम 25 लाख रुपए इस घुसखोर पुलिस वाले को देने वाले थे वो 25 लाख रुपए कल के कल तुम गरीब आदमी के परिवार को दे देना जिसका एक्सीडेंट किए हो, नहीं तो अंजाम क्या होगा तुम सोच लेना। उसके बाद दोस्तों ACP सिंधे साहब डंडा उठाते हैं और जो इंस्पेक्टर था उसको बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं और फिर उसके पैरों में रस्सी बांधते हैं और वहीं पंखे से लटका कर और इतना पिटाई करते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं कि दोस्तों वहीं पर
पर उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों वो लड़का जब देखता है कि एक पुलिस वाला एसीपी साहब एक पुलिस वाले को इस तरीके से मार मार कर मौत के घाट उतार दिए हैं, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब दोस्तों एसीपी साहब उस पुलिस वाले को मारने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों कुछ देर बाद वहां पर मीडिया वाले आते हैं, कालीचरण का तस्वीर खींचने लगते हैं और न्यूज में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं कि आखिरकार कौन व्यक्ति है जो इस तरीके से पुलिस वालों को और बड़े बड़े माफियाओं को मार रहा है, मौत के घाट उतार रहा है। तभी दोस्तों वहां पर डीजीपी साहब आ जाते हैं और रमेश कांस्टेबल से पूछते हैं कि रमेश भाई तुम तो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, तुम्हारी ड्यूटी लगी थी, तुम बताओ यहाँ पर कौन आया था और कौन मारा है इस तरीके से इनको। तब दोस्तों रमेश हकीकत के बारे में बता देता है और कहता है कि सर यहाँ पर एसीपी विक्रम सिंधे साहब आए थे और वही मारकर इनको चले गए हैं। अब दोस्तों डीजीपी साहब जब इस तरीके की बात सुनते हैं तो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि रमेश तुम पागल हो गए हो क्या। तब दोस्तों रमेश कहता है कि सर देखिए ये लोग बहुत गलत गलत काम कर रहे थे और एसपी साहब के परिवार को यही लोग मारे हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए एसपी साहब की आत्मा जो है इन लोग से बदला ले रही है और एक एक करके इन लोग को मौत के घाट उतार रही है। तब दोस्तों डीजीपी साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम जाकर अपना इलाज कराओ, तुम सही हालत में नहीं लग रहे हो। अब दोस्तों इस तरीके से ये बात फिर से न्यूज मीडिया में फैलने लगती है कि क्या एसीपी विक्रम सिंधे साहब अभी जिंदा हैं और अपनी पहचान छुपाकर गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको इंसाफ दिलवा रहे हैं। इस तरीके की बात न्यूज मीडिया में फैलने लगती है। तो आम जनता कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जाने दो, चाहे वो एसीपी सिंधे साहब हो, चाहे वो कोई आदमी ही क्यों ना हो, लेकिन काम तो अच्छा कर रहा है ना, काम अच्छा होने से मतलब है। लेकिन दोस्तों जब ये बात उस लड़के के पिताजी यानी कि नेताजी को पता चलता है कि एसीपी विक्रम सिंधे साहब जिसको मैंने मरवाया था वो अभी जिंदा है और वो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। क्योंकि दोस्तों वो नेता समझ चुका था कि अगर एसीपी जिंदा है तो अगला नंबर अब मेरा ही आने वाला है। इसलिए दोस्तों जो नेता था वो डीजीपी को फोन करता है और डांट फटकार लगाने लगता है। कहता है कि तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है कि तुम्हारे रहते हुए इस तरीके से लोगों का मर्डर हो रहा है और तुम पता नहीं लगा पा रहे हो कि ये सब कौन कर रहा है। आपके रहते हुए ही एक बिल्डर की हत्या हो गई और तुम्हारे रहते हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, वो भी थाने के अंदर। आप कर क्या रहे हैं। तब दोस्तों डीजीपी साहब कहते हैं कि सर हमको थोड़ा सा समय दीजिए, हम पूरे अपनी टीम को लगा दिए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और जल्दी हम लोग इस मामले का खुलासा करेंगे और आरोपी को पकड़कर उसको सजा दिलवाएंगे। तभी दोस्तों नेताजी जब डीजीपी से बात करते हुए अपने घर के अंदर जाते हैं और फोन रख देते हैं और जब अपने कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो उनके आंखों के सामने जो दिखाई देता है वो देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों उस रूम के अंदर ना एसीपी सिंधे साहब जो थे वो बैठे हुए थे और ये सब देखकर जो नेता था उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। नेता कहता है कि एसीपी मैं तुमको तो मरवा दिया था, तुम मर चुके थे, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। तब दोस्तों एसीपी विक्रम सिंधे साहब कहते हैं कि तुम जैसे लोगों के लिए मुझे मरना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदा रहते हुए तुम लोग सुकून से जीने नहीं दोगे। अगर मैं आज जिंदा होता तो शायद मैं किसी को इंसाफ नहीं दिलवा पाता, किसी के साथ इंसाफ नहीं कर पाता, लेकिन आज मैं मर कर वो हर काम कर पा रहा हूं जो तुम लोग मुझे जिंदा रहकर नहीं कर देते थे। दोस्तों विक्रम सिंधे साहब उस नेता को पकड़कर इतना मारते हैं, मारकर रस्सी से लटकाते हैं और फिर पंखे पर लटकाकर उसके मौत के घाट उतार देते हैं। अब दोस्तों दूसरे दिन फिर से खबर में छपता है कि घुसखोर नेता की मौत हो गई है और इस खबर से जनता के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और दोस्तों इस तरीके से एसीपी विक्रम सिंधे साहब अपने परिवार की मौत का बदला उन गुंडों से और उन माफियाओं से और उन रिश्वतखोर पुलिस वालों से ले लेते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।